हेलो स्टूडेंट्स, देखो हमारे चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। हम लोगों ने एन फैक्टर्स वगैरह कैलकुलेट करना सीख लिया है। अलग अलग वैरायटी, अलग अलग केसेस हमने देखे हैं एन फैक्टर्स कैलकुलेट करने के। और लास्ट क्लास हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स के अंदर दो नए कंपाउंड को सीखा था, तीन रादर, K2Cr27, H2O2 और हाइपो Na2H2O3। और उसके बाद हमने देखा था कि इनमें तो वही केसेस थे जहां पर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था। फिर मैंने आपको सिखाया था कि जब किसी कंपाउंड में एक साथ दो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो तो उसमें क्या करना चाहिए। उसमें भी हमने पहला केस कवर किया था कि जब दोनों ही क्या हो रहे हैं, या तो ऑक्सीडाइज या फिर दोनों ही क्या हो रहे हैं, रिड्यूस। उसके ऊपर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। ये रहे आपके क्वेश्चंस, आंसर्स हम लोग चेक करते हैं, एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। आंसर्स तो अपने आप सामने आ ही जाएंगे। ठीक, चलो तो भाई पहला जो अपना है दैट इज FeS2। इसी से बात करते हैं, FeS2। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास जाते जाते ही बताया भी था कि ये सल्फाइड आयन नहीं है। दिस इज नॉट आयरन सल्फाइड, दिस इज आयरन पाइराइट्स। आयरन सल्फाइड का फॉर्मूला तो क्या होता है, Fes होता है, जहां पर सल्फर कौन से स्टेट में होता है, -2। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि ये सल्फर S2 2- होता है और यहाँ Fe कौन सी स्टेट में होता है, +2। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। Fe यहाँ पर +2 है और अगर दो सल्फर पर -2 चार्ज है तो एक सल्फर पर कितना होगा, -1। तो अब मैं स्टेट्स लिख कर बात करता हूँ। ये आयरन यहाँ पर है +2 स्टेट में और ये सल्फर है -1 स्टेट में। और ये कंपाउंड कन्वर्ट किस में हो रहा है, Fe2O3 + SO2 में। सही है, चलो देखो आप इसका चेंज। तो यहाँ पर Fe था +2 से Fe कौन सी स्टेट में पहुंच गया, +3। कितने का चेंज, 1। एक आयरन है, 1 का चेंज ही रहेगा। सल्फर यहाँ -1 से देखो कौन सी स्टेट में पहुंचा है, +4 में। तो -1 से +4 पहुंचा है तो कितने का चेंज, 5 इंटू यहाँ पर कितने सल्फर हैं, 2। टोटल चेंज कितने का हो गया, 10। देखो ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, दोनों ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो बताओ ओवरऑल कंपाउंड का फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 + 10 दैट इज 11। सही है, सही है। तो मूव करते हैं अपने सेकंड केस पर। सेकंड केस इज इजी। FeNO3 होल थ्राइस चेंजेस टू Fe2 + NO। ठीक, तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो आयनिक कंपाउंड है, ब्रेक करके देख लो। Fe तो देखो ये आएगा +3 में, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, और NO3 आएगा -1। तो Fe तो हो गया +3 स्टेट में, तो Fe का ऑक्सीजन स्टेट हो गया +3। बताओ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, NO3 माइनस में निकालोगे +5 आएगा। अब आप देखो चेंजेस, आयरन पहुंचा +3 से +2 में, कितने का चेंज, 1। और नाइट्रोजन पहुंचा +5 से +2 में, कितने का चेंज, वेरी गुड, 3 × 3 दैट इज 9। ये 3 मत भूल जाना। जनरल लोग क्या यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, सिर्फ ये 3 का चेंज देखकर 3 लिख देते हैं। भाई 3 नाइट्रोजन है ना टोटल, तो 3 × 3 कितना हो गया, 9। अब आप देखो आयरन भी डिक्रीज हो रहा है, नाइट्रोजन भी डिक्रीज हो रहा है, तो बताओ कंपाउंड का टोटल एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 + 9 = 10 होगा। समझ में आया, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट थर्ड केस कौन है, AS2S3। अब देखो ये आर्सेनिक सल्फाइड है। आर्सेनिक सल्फाइड किस किस में कन्वर्ट हो रहा है, ASO4 2- + SO4 2- में। चलो देखो चेंजेस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैटायन एनायन। तो आर्सेनिक तो आया +3 स्टेट में और सल्फर कौन सी स्टेट में आ गया आपका, -2 स्टेट में। सही है। अब आप यहां निकालो आर्सेनिक का ऑक्सीजन स्टेट। तो 8 ASO4 3- होगा, यहाँ 3- है, 2- मैंने गलती से लिख दिया। तो देखो 8 और 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 5। तो यहाँ आर्सेनिक तो पहुंचा +5 स्टेट में। और सल्फर देखो, सल्फर -2 से यहाँ पर आ रहा है कौन सी स्टेट में, +6। तो ये पहुंचा -2 से +6 में, और ये भाई साहब पहुंचे हैं +3 से +5। चेंज देखो 2 × 2, इसमें कितने आर्सेनिक है, 2, तो कितना हो गया, 4 का चेंज होगा। सल्फर में चेंज देखो, -2 से +6, बताओ कितने का चेंज, 8 है ना, 6 - -2 तो 8, इंटू कितने सल्फर है, 3, तो ये कितना हो गया, 24।
तो यहाँ चेंज 4, यहाँ चेंज 24। बताओ ओवरऑल इसका इन्फेक्टर कितना होगा? तो देखो आर्सेनिक भी बढ़ रहा है, सल्फर भी बढ़ रहा है, 4 + 24 कितना हो जाएगा? 28। कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो अगला केस कवर करते हैं, फोर्थ क्या है? Cu2s चेंजेस टू Cu2 प्लस SO2। ठीक, तो फिर से वही, ये सल्फाइड है, क्यूप्रस सल्फाइड, सल्फर पर -2 और कॉपर पर यहां चार्ज है +1। ठीक, सल्फर को कर दो -2 और कॉपर है +1। फिर से देखो चेंज, कॉपर पहुंचा +1 से +2, कितने का चेंज? 1 × कितने कॉपर है? 2। और सल्फर कहां से कहां पहुंचा? हाँ, सल्फर पहुंच गया -2 से किस में? देखो +4 में, कितने का चेंज? 6। यहीं की सल्फर है, बस हो गया सॉल्व। बताओ इन्फेक्टर कितना आएगा? 2 + 6 दैट इज 8। आ गया? चलो ऐसे हम लास्ट केस भी कवर कर सकते हैं, ये आपने सॉल्व कर लिए होंगे बाकी सारे केसेस। मैं तो आंसर कंफर्म करने के लिए आपको बता रहा हूं। Bi2S3 चेंजेस टू Bi प्लस सल्फर। तो आप देखो यहां पर सल्फर कौन सी स्टेट में है? सल्फर पे तो आएगा 2- और Bi पे क्या आएगा? 3+। ठीक, तो 3+ और ये हो गया 2-। यहां Bi कौन सी स्टेट में पहुंचा? 0, और सल्फर कौन सी स्टेट में पहुंचा? 0। तो Bi का चेंज कितना? 3 से 0, 3 × 2 कितना आ गया? 6। और सल्फर -2 से कहां पहुंच गया? 0। तो 2 × इसका चेंज भी कितना आ गया? 6। देखो ये भी बढ़ रहा है, 3 से, सॉरी ये उल्टा हो गया ना, हाँ यहां उल्टा हो गया है, एक कम हो रहा है और दूसरा बढ़ रहा है। तो यहां मिसप्रिंट है ना। आप क्या करो, इसको +5 कर दो, क्योंकि अभी अपन ने वो केस तो कवर ही नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, आप इसे +5 कर दो। कितना कर दोगे? +5, है ना। और इसको आप कर दोगे कितना? ये सेम रहने दो। तब आप देखो ये गया +3 से +5, कितने का चेंज? 2। मिसप्रिंट हो गया ये, तो 2 × 2 तो कितना हो गया? 4। और सल्फर -2 से 0 पहुंच गया, इसका चेंज 6। तो 4 + 6, बताओ इस कंपाउंड का ओवरऑल इन्फेक्टर कितना आ जाएगा? 4 + 6 = 10, है ना। तो ये मिसप्रिंट हो गया था, आप इस चीज को चेंज कर लेना। ये थे आपके 5 क्वेश्चंस जो इस चीज पर बेस्ड थे कि एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, और सभी का या तो इंक्रीज होगा या फिर सभी का क्या होगा? डिक्रीज होगा। फटाफट से आंसर्स कॉपी करो, फिर हम बात करते हैं अगले केस की, जहां पर एक का बढ़ेगा और दूसरे का क्या होगा? कम होगा। तो चलो अब कवर करते हैं अपने अगले केस को। तो आप हेडिंग डालें नेक्स्ट, केस नंबर 2। और केस नंबर 2 क्या है? So case 2 is when oxidation number of one element is increased and of other is decreased। ठीक, तो अब एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक, तो इसके लिए अपन एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कहाँ गया? एग्जाम्पल अपने पास आप लोग कंपाउंड Fe2S3, क्या लोगे? Fe2S3, और ये आपका Fe2S3 किस में चेंज हो रहा है? FeO + SO2 में। ठीक है, देखो चेंजेस, ये तो सल्फाइड है ना, इसको हम बोलते हैं फेरिक सल्फाइड। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Fe आएगा +3 स्टेट में और सल्फर आएगा -2 स्टेट में। ठीक, तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, रेड और ब्लू से बात कर लेते हैं। तो सल्फर को लेते हैं -2 स्टेट में। अब आप बताओ आयरन यहाँ कौन सी स्टेट में? +2। बताओ सल्फर यहाँ कौन सी स्टेट में? +4 होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या हो रहा है? डिक्रीज, है ना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और देखो सल्फर जा रहा है -2 से +4, यहाँ पर क्या हो रहा है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो केस वही है कि एक कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है।
लेकिन यहाँ पर एक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, यानी उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। फिर से हम वैसे एक फॉर्मूला बनाएंगे, लेकिन पहले लॉजिक क्या, आप देखो आयरन गया +3 से +2 में, बताओ कितने का चेंज, 1 × 2, है ना। तो यहां चेंज कितने का आ गया, 2 का। तो ये हेडिंग आपने लिख ली होगी, इसलिए मैं इसको उड़ा देता हूं, मुझे जगह चाहिए ऊपर। तो यहां पर क्या हुआ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय Fe, क्योंकि यहां पर Fe का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। बोलो सही बात है। इस तरह यहां पर आओ, सल्फर -2 से गया +4, कितने का चेंज, 6 × 3 सल्फर 18, और इसका मतलब क्या हुआ, 18 इलेक्ट्रॉन विल बी गेन बाय सल्फर। सही ना, क्योंकि सल्फर का, सॉरी उल्टा लिख दिया ना मैंने, हाँ यहां पे आएगा गेन, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए किसने, आयरन ने। सही है, क्योंकि आयरन +3 से +2 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और 18 इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट बाय सल्फर। तो इस मॉलिक्यूल में आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और सल्फर ने 18 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो बताओ, हम तो बात करते हैं एक्सचेंज की, किससे किए, मीडियम से। यार आपको कैसे पता लगा मीडियम है, देखो यहाँ Fe और सल्फर है ना, तो ये ऑक्सीजन कहां से आया होगा, मीडियम से। कहने का मतलब इस कंपाउंड ने 18 इलेक्ट्रॉन मीडियम को दिए और 2 इलेक्ट्रॉन मीडियम से लिए, तो 18 दिए 2 लिए। बताओ एक्सचेंज कितने का हुआ, हाँ 16 का। भाई मैंने आपको 18 रुपए तो क्या दो, मानो मैं आपको 200 रुपीज दिए और 50 आपसे लिए, बताओ एक्सचेंज कितने का हुआ, 150 का हुआ ना। 150 का नेट एक्सचेंज हो गया, 200 दिए थे 50 ले लिए, तो मेरा आपसे एक्सचेंज कितने का हुआ, 150 रुपए का एक्सचेंज हुआ। तो सेम वही फंडा है। तो आप अगर यहां पर एन फैक्टर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 18 दिए और 2 लिए, एन फैक्टर कितना आएगा, 16। या फिर अब आप चाहो तो इसे एक फॉर्मूला बना सकते हो, हाँ जैसे वहां बना था, एन फैक्टर किसके इक्वल होगा, n1 + n2, यहां किसके इक्वल होगा, n1 - n2। तो साइन नहीं देखना है, 2 - 18 कर लो तो -16 होगा, 18 - 2 कर लो तो +16 होगा। तो आपको तो सिर्फ डिफरेंस निकालना है, साइन वाइन की जरूरत नहीं है। आप तो देखो 2 18 डिफरेंस कितने का है, 16, तो इसका एन फैक्टर कितना हो चुका होगा, 16 हो चुका होगा, 18 - 2 दैट इज 16। आती बात समझ में। तो ये अपने पास बन गया फॉर्मूला। अगर एक कंपाउंड में 2 एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, एक का बढ़ रहा है दूसरे का कम हो रहा है, तो आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है, वही उस कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का ओवरऑल एन फैक्टर होगा। क्लियर, चलो ये क्लियर है। तो अब आपके लिए तैयार है प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के ऊपर। तो आओ देखें कौन से क्वेश्चन आपको यहां पर प्रैक्टिस करने हैं। तो ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, दोनों ही अच्छे हैं, एक अलग वैरायटी है। बस एक बार आप थोड़ा हिंट ट्राई करके देख लो, फिर मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं। चलो, तो आपने हाथ पैर मार लिए होंगे, है ना। चलो अब देखते हैं इसका सही आंसर और सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जब कभी एन फैक्टर कैलकुलेशन में ऐसे कोएफिशिएंट दे देना, उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब देखो कैसे होता है। अपन पहला केस कवर करते हैं, Fe2S3, थोड़ा देर रहते हैं, Fe2S3 इज चेंजिंग टू 2FeSO4 प्लस SO2। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ कुछ चीजें छोड़ देते हैं, मिस्टेक हो जाती है हमसे, तो वो आपको नहीं करना है। क्या करना है, देखो ये तो सल्फाइड है, तो यहाँ पे आयरन आएगा +3 स्टेट में, ठीक, और सल्फर कौन सी स्टेट में आ गया, -2 स्टेट में। ठीक है, ये FeSO4 सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, तो यहां पर Fe है +2 स्टेट में। और यहां पे ये लोग मिस कर देते हैं इसको, ये तो दिख जाता है आपको, इसको मिस कर दोगे। भाई देखो यहां पर भी अगर आप सल्फर निकालो तो सल्फर यहां कौन सी स्टेट में आएगा, +6 आएगा, और यहां पर भी सल्फर कौन सी स्टेट में आएगा, +4। तो अब इस केस में क्या हो चुका है, सल्फर 2 अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट में जा रहा है और दोनों में देखो वो इंक्रीज हो रहा है।
ऐसा भी हो सकता था कि वो एक में इंक्रीज होता और एक में डिक्रीज होता, तो उस केस में आप क्या करोगे मैं बताऊंगा। बट अभी जो अपने पास करंट सिनेरियो है वो ये है कि Fe+3 से जा रहा है +2 के अंदर, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो कितने से डिक्रीज हो रहा है निकाल लो, +3 से +2, 1 × 2, आयरन का टोटल चेंज हो गया 2। सही है। अब सल्फर -2 से दो जगह जा रहा है, एक +6 में और एक सल्फर जा रहा है -2 से +4 में। अब इन दो केसेस को आपको बड़ा ध्यान से समझना है। देखो यहां आपके पास कितने सल्फर थे, 3। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इन 3 में से कितने सल्फर तो +6 में जा रहे हैं और कितने सल्फर +4 में जा रहे हैं। इसके बिना आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो वो आपको देखो क्वेश्चन में दे दिया है 2FeSO4। ये जो 2 है ये इसीलिए है, ये आपको यही बताने के लिए है कि यहां पर ये जो 3 सल्फर थे उन 3 में से कितने सल्फर यहां पर पहुंचे, 2। सही है। तो -2 से 2 सल्फर पहुंच गए +6 में और जो बाकी एक सल्फर बचा था वो -2 से कहां पहुंचा है, +4 के अंदर। तो निकालो आप चेंज, -2 से +6 बताओ कितने का चेंज है, 8 है ना। 8 × कितने सल्फर पहुंच रहे हैं, 2। 8 × 2 16। ठीक है। इसको आप ऐसे मत लो, मैंने आपसे कहा था कि हम इस कोएफिशिएंट को कंसीडर नहीं करते, लेकिन ये एक स्पेसिफिक केस है जहां पर यहां जितने एटम्स हैं एक्चुअली यहां पर 2 अलग अलग जगह में जा रहा है। तो फिर आपको ये देखना जरूरी है आपके लिए कि कितने सल्फर +6 में जा रहे हैं, कितने सल्फर +4 में जा रहे हैं, तभी तो आप एग्जैक्ट चेंज निकाल पाओगे, है ना। अदरवाइज तो हम चेंज कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। चलो 16। और जो दूसरा सल्फर है बताओ वो -2 से कहां जा रहा है, +4, कितने का चेंज, 6 × 1। तो इसके लिए ओवरऑल चेंज आ गया 6 का। आ गया, निकाल लो एन फैक्टर। Fe गया +3 से +2, 1 का चेंज, इसका तो डिक्रीज हो रहा है, इन दोनों का इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल इंक्रीज हो गया 16 + 6 22 का। कितना हो गया, टोटल हो गया 16 + 6 22 इंक्रीज और 2 का डिक्रीज। तो बताओ एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 16 + 6 -2 दैट इज 20। तो इस कंपाउंड का यहां पर एन फैक्टर कितना होगा, 20। समझ में आ रहा है, आई बात समझ में। चलो दूसरा जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बोला, अगर ऐसा होता कि सल्फर भी कम हो रहा होता, जैसे मान लो ऐसी हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, यहां से -2 से -4 पहुंच जाता, तो अब ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, तो फिर आप क्या बोलते हैं, -2 से -4, 2 का चेंज। कितने सल्फर कन्वर्ट हो रहे हैं, 2, तो टोटल चेंज आता 4 का। तो अब डिक्रीज टोटल कितना होता, 4 + 2 6 और इंक्रीज कितने का होता, 6। तो हाइपोथेटिकल केसेस 0 आ गया, 0 नहीं आएगा। जैसे मान लो -3 पहुंच जाता ये, या -5 पहुंचता, तो 3 × 2 6, तो टोटल डिक्रीज होता 6 + 2 8 का और इंक्रीज होता 6 का। फिर हम उसको क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते, है ना। खैर छोड़ो, वो जब कभी ऐसा केस आएगा तब आप लोग उसको कर लोगे, अभी तो हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। ये पहुंचा +6 में, ये पहुंचा +4, कर लोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे केसेस का आप स्पेशली ध्यान रखें। चलो जी, इसके बाद हम मूव करते हैं अपने अगले केस पर। अगला केस कौन है, BaSCN होल ट्वाइस। BaSCN होल ट्वाइस। तो मैंने जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था तब भी आपको इस कंपाउंड से मिलवाया था। बेरियम, इधर S सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, S सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। देखो ये मत सोचो कि आपसे क्वेश्चन नहीं हुए, ये क्वेश्चन है ही ऐसे कि आपसे होंगे ही नहीं, मैंने दिए इसलिए थे। लेकिन अब मैं आपको इन केसेस को कवर करके सिखा रहा हूं कि कैसे इनसे आपको डील करना है। तो आज के बाद आपको ये मिल जाए तो फिर अब आपको इस तरह से अप्रोच करना होगा, ठीक है। ये BaSCN होल ट्वाइस को आप कन्वर्ट कर रहे हो BaSO4 + HCN में। तो मैं यहां लिख देता हूं इनको, BaSO4 + HCN भी क्या होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड N। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से आप देखें। सल्फर देखो, कार्बन से और बेरियम से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, -2, ठीक। कार्बन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन सल्फर को दे रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन को दे रहा है। तो बताओ कार्बन पे चार्ज कितना आएगा, -4, और नाइट्रोजन इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, -3। मैंने आपको पहले भी सिखाया था, अभी भी आप देख सकते हो। सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इन दोनों से इलेक्ट्रॉन लेगा। कार्बन एक इसको देगा, 3 इसको देगा, +4 में, सॉरी कार्बन कौन सी स्टेट में आएगा, +4 में, है ना। तो सल्फर हो गया -2, यहां पर भी सेम वही होगा, कार्बन +4
और नाइट्रोजन कौन से स्टेट में होगा -3। अब आप देखो चेंज, इस कंपाउंड में सल्फर कौन सी स्टेट में है, +6 सल्फेट है, तो सल्फर तो पहुंचा -2 से +6, सही है। चेंज निकाल लेते हैं, चलो -2 से +6 8 का चेंज इनटू ये दोनों सल्फर पहुंचे होंगे ना, तो इनटू 2 कितना हो गया 16। तो समझ में आ रहा है, इस कंपाउंड में 2 सल्फर थे, दोनों के दोनों -2 से कहां पहुंचे +6 में, 8 इंटू 2 कितने का चेंज आ गया 16 का। कार्बन और नाइट्रोजन, तो यहां निकालो स्टेट, कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 इलेक्ट्रॉन देगा, +3 -1, कार्बन पे चार्ज कितना आ गया +2। समझ में आया ना, कार्बन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन, तो कार्बन हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और नाइट्रोजन को 3 देगा, तो +3 -1 +2, नाइट्रोजन ने 3 लिए हैं तो नाइट्रोजन तो अब भी -3 में ही है, यानी यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ किसका हुआ है, सल्फर का और कार्बन का। तो गिनो कार्बन के लिए चेंज, कार्बन +4 से कहां पहुंचा +2, कार्बन डिक्रीज हो रहा है, कितने का चेंज आया 2 इंटू कितने कार्बन है 2, दैट इज 4। तो देखो यहां पर तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ है इंक्रीज, और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ है डिक्रीज। तो एक कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, एक बढ़ रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो बताओ इस कंपाउंड का एन फैक्टर आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा 16 - 4 दैट इज 12। सही है। तो ये हैं आपके दोनों क्वेश्चंस जो मैंने आपको लास्ट क्लास दिए थे, ये आपके करेक्ट आंसर आने चाहिए थे। कोई बात नहीं अगर आपका आंसर नहीं आए, लेकिन अब एक बार आप इन्हें दोबारा प्रैक्टिस करें ताकि कभी आगे ये केस आए तो ऐसे केसेस से आप डील कर सको। ठीक है, चलो जी, बहुत ही अच्छी बात है। हमने अपना लास्ट क्लास बोलना गया, हमने ये 2 एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए हैं जो हमने सीखे किसके ऊपर, जब एक एलिमेंट में, एक कंपाउंड में एक साथ एक से ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है। तो अपने दोनों केस कवर कर लिए। कौन सा, पहला क्या था, जब या तो दोनों ही बढ़ रहे हैं या फिर दोनों ही क्या हो रहे हैं कम। दूसरा केस जब एक का इंक्रीज हो रहा है और दूसरे का क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस के लिए। किसके लिए, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस की, कैसे हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस का एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। फिर देखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, देखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए एन फैक्टर निकालना बहुत आसान है। इसको हम 2 तरीके से सीखेंगे। ठीक, तो ये हो गया अपना 6th पॉइंट, है ना। तो हमने कवर कर लिया था पहला आयन, हाँ ठीक है, ये अपना 6th पॉइंट है फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब देखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए एन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम 2 मेथड सीखेंगे। ठीक, पहला मेथड देखो, आपको अगर कोई डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मिलती है, फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन Br2 चेंजेस टू BrO3 माइनस प्लस Br माइनस, तो अगर आप यहां पर देखो तो ब्रोमीन अपनी ऑक्सीजन स्टेट 0 से एक तो जा रहा है +5 में और एक जा रहा है -1, तो एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए अगर आपको एन फैक्टर निकालना है तो तरीका क्या है, पहले तो आप करो बैलेंस द रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक, आप इस रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करो और उसके बाद आप क्या करो, अगर आपको एन फैक्टर चाहिए तो एन फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आया, ये तो आपको याद है हम कैसे निकालते हैं नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, जो नंबर कैंसिल आउट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। उसको आप ब्रोमीन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इस रिएक्शन में Br2 का एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आओ इसको लेकर अपन लोग सॉल्व करते हैं और मैं आपको बताता हूं कैसे हम लोग इस रिएक्शन में एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो तो आप ध्यान दो, मेरे पास रिएक्शन है Br2 चेंजेस टू BrO3 माइनस प्लस Br माइनस। एक आप लिखो ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा आप लिखो रिडक्शन हाफ।
ठीक। तो देखो ऑक्सीडेशन हाफ क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन हाफ बनेगा Br2 इज चेंजिंग टू BrO3 माइनस। ठीक, Br2 किसमें चेंज हो रहा है, BrO3 माइनस में चेंज हो रहा है। तो 0 से गया +5 में, इसने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, 2 ब्रोमीन और यहां पर कितना आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा। इस तरह रिडक्शन ऑफ क्या बनेगा, Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किसमें चेंज हो रहा है, 2Br माइनस में। तो देखो ये ऑक्सीडेशन हाफ, ये रिडक्शन हाफ। अब आप इन दोनों को ऐड करो, तो दोनों को ऐड करोगे तो देखो इस रिएक्शन को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करते ही बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इधर 10 इधर। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से यहां 10 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। तो बताओ नेट इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड कितने, नेट इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज कितने हो जाएंगे, 10। ठीक है, तो यहां से पता लग गया कि इस रिएक्शन नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है 10। उसके बाद आप ऐड करो तो 5Br2 प्लस 1Br2, रिएक्शन क्या बनेगी, टोटल 6Br2 चेंजेस टू, बताओ क्या क्या बनाएगा, 10Br माइनस प्लस 2BrO3 माइनस। हो गया, बात समझ में आ रही। अब ये रिएक्शन लिखने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहां से Br2 का इनफेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से ना कि सिर्फ आप Br2 का इनफेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो, आप बाकी दोनों का इनफेक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, तो देखो अगर मैं यहां से Br2 का इनफेक्टर निकालूं तो वो क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो बताओ नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना है, 10 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 5/3। तो इस रिएक्शन में Br2 का इनफेक्टर कितना है, 5/3। अगर आपको इसका इनफेक्टर निकालना है तो तरीका सेम है, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज को इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, 10। तो बताओ 10/10 कितना आ जाएगा, 1। नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 10, इसका कोएफिशिएंट भी है 10, इसका इनफेक्टर कितना आ गया, 1। सिमिलरली बताओ इसका इनफेक्टर कितना आ जाएगा, हाँ 10/2 कितना आ जाएगा, 5। तो बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आप किसी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। सही है, कोई डाउट यहां तक? तो क्या करना है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिएक्शन को बैलेंस करो। अच्छा, मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं आसानी से पता कर सकूं कि यहां पर नेट इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज कितने हुए हैं। आप ऑक्सीडेशन नंबर से भी कर सकते हो, फिर वहां पर आपको दोनों का अलग चेंज निकालकर उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। खैर उसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको इससे भी सिंपल तरीका बताने वाला हूं, एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक। तो आप इसे कॉपी करो, फिर देखो मैं आपको बताता हूं शॉर्ट ट्रिक कि हम कैसे एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एन फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या है अपने पास, ट्रिक बहुत सिंपल है। एन फैक्टर फॉर substance undergoing disproportionation। ठीक है, जिसका डिस्प्रपोर्शनल हो रहा है उसका एन फैक्टर निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एन फैक्टर इज इक्वल्स टू n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब आप सोचोगे n1 n2 और n1 प्लस n2 क्या है, तो n1 पहला इलेक्ट्रॉन चेंज है, मतलब जब वो अपने लोअर से हायर में कोई भी एक मान लो, और n2 दूसरा इलेक्ट्रॉन चेंज है। तो आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। मैं फिर से ये एग्जांपल लेता हूं, देखो Br2 चेंजेस टू Br माइनस प्लस BrO3 माइनस। तो देखो यहां से दो इलेक्ट्रॉन चेंजेस मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। एक Br2 यहां 0 स्टेट में है और यहां -1 स्टेट में है, और Br2 यहां पर +5 स्टेट में है। तो एक इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है 0 से -1, कितने का चेंज आया, 1 इंटू यहां कितना ब्रोमीन है 2, तो 1 इंटू 2, बताओ इसके लिए नेट इलेक्ट्रॉन चेंज कितना हो गया, 2। ऐसे ही जब Br2 BrO3 माइनस में जा रहा होगा तो देखो चेंज कितने का है, 5 इंटू 2 ब्रोमीन, बताओ नेट चेंज कितने का हो गया, 10। तो आप इनमें से किसी भी एक को n1 बोल सकते हो, किसी भी दूसरे को n2। तो मान लो ये है n1, ये है n2, लेकिन ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये फॉर्मूला उस पर एप्लीकेबल है जिसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है। तो सिंस यहां पर Br2 का डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है तो Br2 का n फैक्टर कितना आएगा, इसका n फैक्टर आएगा n1 इंटू n2, 2 इंटू 10
अपॉन 2 प्लस 10, 2 प्लस 10 कितना होगा 12। तो देखो कैंसिल करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। एन फैक्टर कितना आ गया 5/3। अभी आप देखो, आपने जब बैलेंस करके निकाला था तब भी इसका एन फैक्टर कितना आ रहा था 5/3 आ रहा था, और हमारी ट्रिक से भी इसका एन फैक्टर कितना आ रहा है 5/3 ही आ रहा है। बोले बात समझ में आती है? फिर आप बोलोगे कि यार उस मेथड से तो ना इसके साथ साथ इन दोनों का एन फैक्टर भी आ रहा था। कोई बात नहीं, हम इन दोनों का एन फैक्टर भी निकाल देते हैं। याद मैंने आपको सिखाया था, जब आपको इस साइड वालों का एन फैक्टर निकालना है तो इधर चलना शुरू कर दो। किधर चलना शुरू कर दो? उल्टा। जैसे मुझे यहां पर br माइनस का एन फैक्टर निकालना है तो आप ऐसे चलो, बताओ br माइनस 1 से कहां जा रहा है 0, कितने का चेंज 1, यहां कितना ब्रोमीन 1, बताओ इसका एन फैक्टर कितना हो गया 1। ऐसे ही यहां br कौन से स्टेट में है +5, +5 से कौन से स्टेट में आ रहा है 0, कितने का चेंज 5, कितना ब्रोमीन है यहां पर 1, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 5। आप चाहो तो कंपेयर कर सकते हो उस केस से। देखो यहां पर भी br माइनस का एन फैक्टर 1 था, यहां पर भी br माइनस का एन फैक्टर 1 है, BrO3 माइनस 5, BrO3 माइनस 5। तो अब आप मुझे बताओ कौन सा मेथड ज्यादा आसान है? यही आसान है ना? तो बस हो गया खेल खत्म। ये लॉजिकल मेथड था, एक्चुअली ये फॉर्मूला उसी से डिराइव्ड है, उसी से इस ट्रिक को बनाया गया है। तो अब आप इसके ऊपर फोकस करें। अगर आप पहचान चुके हो कि ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है तो आप वो एलिमेंट जिसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है उस पर तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और जिसका नहीं हो रहा है उसके लिए आप इस तरीके से उल्टा चलकर एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। कर लोगे? तो ये था अपने पास एक और केस कि अगर किसी एलिमेंट का डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है तो उसके लिए आप कैसे एन फैक्टर कैलकुलेट करते हो। कर लोगे? चलो कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं अपने अगले केस के ऊपर। तो देखो, अगले टॉपिक में मूव करने से पहले ये दो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो मैंने आपको यहाँ सिखाया, बस उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। आपको यहाँ पर इन सबका एन फैक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक? तो जब तक आप एन फैक्टर कैलकुलेट करते हो, मैं यहाँ पर अपनी अगली हेडिंग यूज कर लेता हूँ, दैट इज आई थिंक आवर 7th पार्ट है ये, है ना? एक बार आप नंबरिंग ठीक से देख लेना। फॉर इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक? तो कैसे हम इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शंस के लिए एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं ये हम सीखते हैं। आओ पहले इनको डिस्कस करते हैं, ये आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखो यहाँ पर देखो, फास्फोरस का डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है। फास्फोरस यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ फास्फोरस कौन से स्टेट में है -3, और यहाँ फास्फोरस कौन से स्टेट में है +1, ठीक? तो पहला आपको फास्फोरस का एन फैक्टर निकालना है। बताओ कितना आएगा, निकालो चेंजेस। ध्यान देना 0 से -3 कितने का चेंज 3 इंटू कितना फास्फोरस है 4, यानी ये कितना हो गया 12, सही है? और 0 से +1 कितने का चेंज 1 इंटू कितना फास्फोरस है 4, तो इसका चेंज भी कितना हो गया 4। समझ में आ रही है ना? यहाँ पर कुछ लोग 4 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, तो इस चीज पे आप स्पेसिफिकली ध्यान दें। बस अब एन फैक्टर का फॉर्मूला, एक को n1 मान लो, एक को n2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। एन फैक्टर कितना आ गया 3, आ रहा है ना? 12 4 जा 48, 48/16 कितना होता है 3। तो इस रिएक्शन में P4 का एन फैक्टर तो कितना हो गया 3। अब आप मुझे बाकी का एन फैक्टर बताओ, बाकी का मतलब PH3। उल्टा चले, -3 से 0 कितने का चेंज 3, यहाँ कितना फास्फोरस है 1, तो इसका एन फैक्टर भी हो गया 3, +1 से 0 1 का चेंज 1 फास्फोरस, इसका एन फैक्टर हो गया 1। आसान है? बताओ ये, बताओ क्या ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? नहीं है? है? नहीं, ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, लेकिन उसकी उल्टी रिएक्शन। बताओ डिस्प्रपोर्शनेशन की उल्टी क्या होती थी? हाँ, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो इसके लिए आपको कोई स्पेशल मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से काम चला सकते हो। कैसे? देखो, क्लोरीन यहां पर है +1 स्टेट, यहां पर है -1 स्टेट, यहां पर है 0। तो क्लोरीन +1 से गया 0, और ये क्लोरीन गया -1 से 0।
ठीक। तो 1 से 0 नॉर्मल तरीके से करना है, जैसे इधर उल्टा कर रहे थे ना वैसे यहां करो। तो क्लोरीन +1 से गया 0, कितने का चेंज 1। हाँ, यहां 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, 2 तो इधर है ना, इधर क्लोरीन तो यहां पर 1 ही है। तो 1 से 0 गया चेंज 1 का, तो इसका इनफैक्टर कितना हो गया 1। ये -1 से 0 गया, इसका इनफैक्टर भी कितना हो गया 1। अब बात आती है इसके इनफैक्टर की, है तो इसके इनफैक्टर के लिए अपने को इधर चलना पड़ेगा, सही बात। अगर इधर चलना पड़ेगा तो आप ध्यान से देखो, इधर जाने पर क्लोरीन 0 से -1 और 0 से +1। तो अगर हम उल्टा बात करें तो क्लोरीन का यहां डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्प्रपोर्शनेशन। तो इस क्लोरीन का इनफैक्टर आप कैसे निकालोगे? इधर से इधर चेंज, ध्यान से देखना, 0 से -1 कितने का चेंज 1 इंटू कितना क्लोरीन 2, है ना। तो इस वाले के लिए चेंज आ गया 2। 0 से +1 कितने क्लोरीन 2, तो इस वाले के लिए भी चेंज कितना आ गया 2। तो इस क्लोरीन का इनफैक्टर कितना आएगा 2 इंटू 2 अपॉन 2 + 2, दैट इज अगेन कितना आ गया 1। समझ में आता रही है आपको? तो कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए हमें कोई अलग सा मेथड यूज नहीं करना है, क्योंकि कम प्रोपोर्शनेशन डिस्प्रोपोर्शनेशन की ही उल्टी होती है। तो आप नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करो और ये एलिमेंट इसको उल्टा काउंट करोगे तो इसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा होगा, और वही फॉर्मूला लगा के आप यहां पर इसका इनफैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक और छोटा सा केस, डिस्प्रपोर्शनेशन या अगर कम प्रोपोर्शनेशन किसी रिएक्शन में हो रहा है तो हम उसका इनफैक्टर इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। कर लोगे? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, फॉर इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। शुरुआत में मैंने आपको बताई थी कि इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूं। यहां पर मेरे पास एक रिएक्शन है, दैट इज NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, ठीक। ये कन्वर्ट होता है इनटू N2 प्लस Cr2O3 प्लस H2, ठीक है। पहली चीज तो बताओ, ये एक इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन है या फिर नहीं? तो चेक करते हैं। यहां पर आप नाइट्रोजन निकालो, बताओ कौन सी स्टेट में आएगा? हाँ, वेरी गुड, -3। इस कंपाउंड में नाइट्रोजन कौन सी स्टेट में है? -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बताओ यहां क्रोमियम कौन सी स्टेट में है? +6 है। नाइट्रोजन यहां पर -3 से देखो यहां किस में पहुंचा? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और क्रोमियम +6 यहां पर कहां पहुंच गया? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? सेम, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है। चीज क्लियर है आपको? चलो ये चीज क्लियर है, तो अपन आगे बात करते हैं। देखो नाइट्रोजन -3 से 0 जा रहा है, इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्रोमियम +6 से कहां जा रहा है? क्रोमियम +6 से जा रहा है +3, सॉरी रिडक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन। तो नाइट्रोजन का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन और क्रोमियम का क्या हो रहा है? रिडक्शन, ठीक। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो ये कैसी रिएक्शन है? एक रेडॉक्स रिएक्शन है, सही है। तो हाँ भाई, सिंस ये एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन हो रही है, एक इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन है। इस प्रोसेस में क्या हुआ होगा, थोड़ा मैं और एलाबोरेट करूं चीजों को। अगर तो जब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ तो नाइट्रोजन ने यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए। कितने? 6। कैसे? -3 से 0, बताओ कितने का चेंज? 3 इंटू यहां कितने नाइट्रोजन है? 2। तो नाइट्रोजन ने 6 इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे? लूज किए होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर नहीं गए होंगे, क्या हुआ होगा? इसी मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांसफर हुए। कैसे ट्रांसफर हुए? देखो आप, क्रोमियम +6 से गया +3, कितने का चेंज? 3 इंटू कितना क्रोमियम है? 6। तो 3 इंटू 2 = 6। इसको रिड्यूस होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये ऑक्सीडाइज होकर 6 इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहां से 6 इलेक्ट्रॉन इस क्रोमियम में ट्रांसफर हो जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स will be transferred from nitrogen to chromium। इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ होगा? 6 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से क्रोमियम ट्रांसफर हो गए होंगे। तो बताओ विद इन द मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए? 0 नहीं, 12 वो भी नहीं, कितने ट्रांसफर हुए? 6। मैंने अपने इस हाथ में 100 रुपए थे, वो मैंने इस हाथ में डाल दिए। बताओ दोनों हाथों में कितने रुपए का एक्सचेंज हुआ?
100 रुपए का हुआ ना। 6 इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहां रखे थे, मैंने उनको इधर भेज दिया 6 इलेक्ट्रॉन। बताओ कितने का ट्रांसफर हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन का। तो ये चीज आप समझे, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। तो इस पार्ट से 6 इलेक्ट्रॉन इस पार्ट में ट्रांसफर हो गए। तो यहां पर बताओ नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने का होगा? 6। अगर नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 6 का है तो यहां पर एन फैक्टर भी कितना होगा? एन फैक्टर ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, इस कंपाउंड का फॉर्मूला, सॉरी इसका नाम, और इसका एन फैक्टर कितना होगा? 6। बात समझ में आ रही है? आप चाहो तो इसे एक फॉर्मूला भी बना सकते हो। यहां कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, यहां कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, चेंज, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन चेंज का आप एलसीएम निकाल लो तो वहां से भी आपको क्या मिल जाएगा? एन फैक्टर मिल जाएगा। तो आप ध्यान रखें, जब आपके पास एक इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉन चेंज निकाल लो और इसके एलसीएम के बराबर यहां पर क्या ट्रांसफर हुए होंगे? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए होंगे। ठीक, बात समझ में आ रही? अब यहां पर आपको कोई डाउट नहीं आएगा, लेकिन डाउट मुझे आ रहा है एक, वो आप शायद हो सकता है मुझे कुछ लोग सोच ले, पर मैक्सिमम लोग नहीं सोच पाते, मैंने हमेशा ये ऑब्जर्व किया। तो अब ध्यान देना, मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं। रिएक्शन इज दिस, AS2S3 चेंजेस टू AsO4 3- प्लस SO2। बताओ ये रिएक्शन एक इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स है या नहीं? सोचे समझे और उत्तर दें बड़े ही ध्यान से, बड़े ही गौर से, फिर उसके बाद आप इसका आंसर दें। है ना? क्यों नहीं है? देखो आर्सेनिक यहां पर +3 स्टेट में है, सल्फर या -2 स्टेट में। आर्सेनिक +3 से कहां गया? +5। और सल्फर ये -2 से कहां गया? प्लस कितना जा रहा है? देखो ये तो चलो दोनों ही चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो ये तो नहीं है इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स, मैंने एग्जांपल उल्टा ले लिया, मुझे एग्जांपल कुछ और लेना चाहिए आपके लिए। ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है दोनों में ही। तो ऐसा करता हूं मैं, दूसरी रिएक्शन यूज करता हूं यहाँ पे। रिएक्शन हम लेते हैं ऐसे, क्या रिएक्शन होगा आपके लिए? ऐसा कर लेते, चलो हम लेते हैं रिएक्शन AS2S5, ठीक, चेंजेस टू, ये बनाता है मान लो आपके पास ASO3 3- प्लस SO2। चलो अब आप मुझे बताओ ये रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स है या फिर नहीं? तो एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर आर्सेनिक आएगा +5, सल्फर आएगा -2, ठीक है। अब आप देखो आर्सेनिक +5 से यहां पहुंच गया +3 में, तो आर्सेनिक का तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। और सल्फर -2 से कहां पहुंच गया है? +4 में, यहां पर सल्फर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो आर्सेनिक का रिडक्शन हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है। बताओ ये रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स है या फिर नहीं? नहीं, ये रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स नहीं है। क्या आप सोच सकते हो क्यों? मैं बताता हूं, बहुत ध्यान से देखना ना, बहुत ध्यान से। पहले आप इस रिएक्शन को देखो, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को देखो। नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन है, क्रोमियम था, क्रोमियम है, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन है। क्या इन प्रोडक्ट्स में कोई भी चीज आपको कहीं और से आई हुई दिख रही है? नहीं ना। ये इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स की पहचान होती है। इस रिएक्शन में आपको कोई भी एलिमेंट बाहर से आया हुआ नहीं दिखेगा, सारे घर के ही लोग होंगे। देखो सब घर के लोग हैं यहां पर। अब आप यहां पर आओ, आर्सेनिक सल्फर, आर्सेनिक सल्फर, ये तो बाहर से आया है। क्या ये इस घर का आदमी है? नहीं ना। ये ऑक्सीजन कहां से आया होगा? मीडियम से। कहां से आया होगा? मीडियम से। जब ये रिएक्शन हुई होगी तो कैसे हुई होगी? ध्यान से देखना। सल्फर -2 से जा रहा है 4, 6 × 5 30। इस मॉलिक्यूल ने 30 इलेक्ट्रॉन्स मीडियम को दिए होंगे। किसको दिए होंगे? मीडियम को। और +5 से +3 2 × 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन मीडियम से लिए होंगे। क्या हुआ? 30 इलेक्ट्रॉन्स मीडियम को दिए और 4 इलेक्ट्रॉन मीडियम से लिए। तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा? 26।
ये एक इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स नहीं है। जबकि यहां क्या हुआ होगा, ये एक इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स है। यहां पर इस मॉलिक्यूल के इस पार्ट ने 6 इलेक्ट्रॉन इस दूसरे पार्ट को ट्रांसफर की, तो यहां इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना है, 6। यहां एक्सचेंज किससे हो रहा है, मीडियम से। यहां पर क्या हो रहा है, विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है। तो छोटा सा पॉइंट है, ये ध्यान रखना। देखो एज सच ये वाला पार्ट ना न्यूमेरिकल्स में बहुत कम काम में आता है। अगर इसी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया तो ही आपसे पूछा जाता है, अदरवाइज क्वेश्चंस के अंदर ये इतना काम में नहीं आएगा, उसकी आप टेंशन मत लो। बट हाँ, अगर स्पेसिफिकली मैं इसी के ऊपर क्वेश्चन बना दूं तो आपको ये डिफरेंस दिखना चाहिए कि अगर ये इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स है तो हम दोनों का एलसीएम लेकर एन फैक्टर निकालेंगे। अगर मीडियम दिख रहा है तो आप मीडियम से एक्सचेंज की बात करोगे और फिर एन फैक्टर कैलकुलेट करोगे। आ रही है बात समझ में? चलो, तो इस छोटी चीज का ध्यान रखना। ये था अपने पास एक और मेथड, एक और केस जहां पर हम इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। ठीक, कॉपी करो। फिर देखो एक और एग्जांपल देखते हैं इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स का ही। ठीक है, एक और चीज सीख लो आप। तो एक केस ऐसे इसी का ही देखो, एक रिएक्शन दी आपको कि 2KMnO4 चेंजेस टू K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। ठीक, इस रिएक्शन में आपको KMnO4 का एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो पहले तो आप मुझे बताओ कि इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स है या नहीं है। पोटेशियम पोटेशियम, मैग्नीज मैग्नीज, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, कोई भी फॉरेन एलिमेंट नहीं है। मतलब ये एक इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस हैं तो बताओ यहां पर Mn खुद कौन सी स्टेट में होगा, +7। ये तो KMnO4 है पर मैग्नेट। ये K2MnO4 में कौन सी स्टेट पे पहुंचेगा, +6। यहां कौन सी स्टेट पे पहुंचेगा, +4। तो देखो Mn एक साथ दो अलग अलग स्टेट्स में जा रहा है, +6 +4। और भी कुछ बदल रहा है, हाँ यहां पर ऑक्सीजन कौन है, 0 में पहुंचा ना, ऑक्सीजन 0 ऑक्सीजन स्टेट में। तो अगर 0 में है तो बताओ ऑक्सीजन यहां पर कौन से स्टेट में रहा होगा, -2। यहां तो ऑक्सीजन -2 है, यहां पर भी -2 है। तो यहां तो ऑक्सीजन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन -2 से कहां पहुंच रहा है, 0 में। अब बहुत ध्यान से देखें क्या अपने को केस कवर करना है। पहली चीज तो अपन बात कर लेते हैं Mn की। देखो Mn दो अलग अलग स्टेट्स में जा रहा है, लेकिन दोनों में ही Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज। यहां +7 से +6 गया, 1 का चेंज। यहां +7 से +4 गया, 3 का चेंज। ओवरऑल इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे, क्योंकि देखो रिडक्शन हो रहा है। +7 से +6 भी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, +7 से +4 भी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। तो दोनों ही केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है और यहां पर इसने टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। सही है। अब आप आओ ऑक्सीजन के पास, बहुत ध्यान से देखना। ऑक्सीजन गया -2 से 0, बताओ कितने का चेंज, 2 इंटू कितना ऑक्सीजन, 4। बताओ इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, 8। -2 से 0 जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। बोलो सही है, नहीं ऐसे नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे भाई, देखो यहां पर जो ऑक्सीजन है वो लिमिटेड है। सारे ऑक्सीजन यहीं से आ रहे हैं, आप देख सकते हो बैलेंस करके। 8 ऑक्सीजन थे टोटल, 8 ऑक्सीजन यहां पर आ रहे होंगे। आप मुझे बताओ क्या सारे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 0 जा रहा है, नहीं जा रहा ना। गिनना शुरू करो, 8 में से 4 ऑक्सीजन अब भी -2 है यहां, और बाकी 2 भी -2 है। तो टोटल आपके पास इस मॉलिक्यूल में 8 ऑक्सीजन अवेलेबल थे। कितने ऑक्सीजन अवेलेबल थे, 8 में से 6 का ऑक्सीडेशन नंबर तो अब भी कितना है, -2 है। लेकिन बाकी जो 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर देखो, -2 से कहां पर जा रहा है, 0। तो यहां पर जो आप चेंज देखोगे वो 2 × 2 कितना करोगे, 4। ठीक है। अब आप ये मत सोचो कि मैंने आपसे कहा था कि इधर के नंबर से मतलब नहीं होता, वो नॉर्मल केस है। एक इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन का केस है, वहां पर हम बैलेंसिंग मीडियम से करते थे, यहां हम बैलेंसिंग मीडियम से नहीं करते। तो एक स्पेसिफिक केस है, ध्यान दें इस चीज के ऊपर कि जब आपको एक इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स मिल गई है तो आपके पास लिमिटेड एटम्स है। अब जरूरी नहीं है कि हर केस में सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो, तो आपको यहां से हिसाब लगाना पड़ेगा कि किस किस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है। तो मैंने देखा 4 का यहां नहीं बदला, 2 यहां, 6 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो जिनका चेंज नहीं हो रहा क्या मैं उन्हें काउंट करूंगा,
नहीं कर सकता ना, तो मुझे काउंट किनको करना है, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो -2 से 0, 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर चेंज हो रहा है, 2 × 2 4। अब देखो इस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन ने O2 में जाते टाइम 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे और वो 4 इलेक्ट्रॉन किसने गेन किए होंगे, Mn ने। तो आप ऐसे देख लो, या फिर 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4, तो इस कंपाउंड का n फैक्टर भी कितना हो जाएगा 4। आ रही बात समझ में? तो एक और इंपॉर्टेंट केस जिस पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, और आप हमेशा इसी तरीके से इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर n फैक्टर कैलकुलेट करोगे। क्लियर? चलो, तो ये था अपना एक और केस, कॉपी करो। फिर हम मूव करते हैं अपने लास्ट केस पर, जहां से आपको n फैक्टर कैलकुलेट करना होता है। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, हमारे पास 2 केसेस और बचे हुए हैं, तो आप कॉपी करो। फिर हम मूव करते हैं अपने अगले केस पर। फिर देखो अपना अगला केस, आई थिंक 8th केस है अपना, n फैक्टर फॉर अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो अगर आपके पास कोई एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है और आपको उसमें n फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो वो आप कुछ यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं। द रिएक्शन इज 2KMnO4 प्लस 5K2C2O4 प्लस रिएक्शन बनेगी 16HCl चेंजेस टू 2MnCl2 प्लस 10CO2 प्लस 12KCl प्लस 8H2। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है और इस रिएक्शन में आपको हर एक का n फैक्टर बताना है। तो ये चीज मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। अगर आपको किसी रिएक्शन में हर एक का n फैक्टर निकालना है तो n फैक्टर का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होगा, दैट वुड बी नेट इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड divided by stoichiometric coefficient। तो यहां से आप n फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको पहले नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज निकालना है तो उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत आसानी से आप निकाल लोगे। देखो Mn यहां पर +7 था, +7 से Mn पहुंचा +2, कितना मैंने 1, तो इसके लिए आ गया 5 का चेंज। अगेन हमें इन कोफिशिएंट को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। कार्बन बताओ, ऑक्सिलेट में कार्बन अब तो रट जाना चाहिए। ऑक्सिलेट में कार्बन कौन सी स्टेट में होता है, +3 से ये पहुंच गया +4, कितने का चेंज 1 × 2 कार्बन 2, तो 5 इलेक्ट्रॉन चेंज यहां, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज यहां, इन दोनों के बीच में नेट 10 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ होगा, है ना। एलसीएम ले लेते हैं, तो बताओ नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो गया, नेट इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड वो हो गया 10, है ना। एलसीएम ऑफ n फैक्टर्स, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स इस टाइम तो अपने पास, है ना। तो आगे नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 10, बस अब निकाल लो। इसका n फैक्टर निकालना है आपको, तो हम कलर यूज करते हैं येलो। बताओ इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, तो इसका n फैक्टर कितना होगा 10/2 दैट इज 5। लाइन लगा दो, इसका कितना होगा 5/5 दैट इज 10/5 दैट इज 2। इसका कितना होगा 10/16, इसका कितना होगा 10/2 दैट इज 5, इसका कितना होगा 10/10 दैट इज 1, इसका कितना होगा 10/12, इसका कितना होगा 10/8। सिंपल। अगर आपके सामने एक बैलेंस्ड रिएक्शन लिखी हुई है और आपको उसके अंदर हर एक स्पीसी का n फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो वो कुछ भी नहीं करना, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज निकालो और उसको कोएफिशिएंट से क्या करते जाओ, डिवाइड करते जाओ। ठीक, देखिए सिंपल सा केस होता है, ये भी आपके कभी कभी काम में आ सकता है। इसी का एक और एडवांस्ड वर्जन होता है, उम्मीद तो मुझे नहीं है कि जेईई में उससे क्वेश्चन पूछ लें, बट हाँ कई बुक्स में आपको, कई आप दूसरी जगह के जो मटेरियल सॉल्व करते हैं उनमें आपको वैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो वो केस मैं आपको और कवर करवा देता हूं, एक बार आप इसे कॉपी कर लो। फिर देखो अगला केस क्या है अपने पास कि
पॉइंट मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं। रिएक्शन इज दिस K2Cr2O7 प्लस HCl चेंजेस टू, आपके पास बना रहा है CrCl3, तो बैलेंसिंग मैं करके देता हूं आपको। ये बनाएगा 2CrCl3 प्लस 6 K है ना अभी, तो फिर बनाओ आप Cl2 प्लस 2KCl प्लस 7H2, 6 और 2Cl2 है, 3Cl2, 6 और 6 12। ये आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक, आपको इसके अंदर K2Cr2O7 का और HCl दोनों का एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। ठीक, तो एक बहुत ही स्पेसिफिक केस है, इसको आप नॉर्मल तरीके से करोगे, जनरली कर देते हैं तो गलत हो जाता है, तो बस वही मुझे आपको यहाँ पे कवर करवाना है। बाकी इसका यूज बहुत रेयर होता है, तो आप इसकी चिंता ना करें, सिर्फ मैं आपकी नॉलेज के लिए और आपको एक एडवांस लेवल की चीज बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्रोमियम है +6 स्टेट में, यहाँ क्रोमियम है +3 स्टेट में। अगर आप इसका चेंज निकालोगे तो 3 × 2 कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पर K2Cr2O7 का एन फैक्टर कितना है 6। ठीक, सही है बिल्कुल। लेकिन अगर यहां निकालो आप Cl-1, Cl पहुंचा 0, -1 से 0 कितने का चेंज 1, यानी यहां पर HCl का एन फैक्टर कितना आना चाहिए 1, तो आप यहां पर क्या कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो। क्यों मिस्टेक कर रहे हो, देखो यहां पर ये जो HCl है, क्या आप मुझे बता सकते हैं यहां पर क्या काम कर रहा है? ये यहां पर 2 काम कर रहा है। क्या कर रहा है? 2 काम। 2 काम कैसे कर रहा है? एक तो ये यहां पर Cl- का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Cl- के ऑक्सीडेशन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। दूसरा, ये यहां पर एज मीडियम भी काम कर रहा है। देखो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाएगा ना, ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन से मीडियम में होती है? एसिडिक मीडियम में। तो ये यहां पर H+ भी प्रोवाइड करवाएगा। बताओ क्या H+ के थ्रू चार्ज ट्रांसफर हो सकता है? हो सकता है। H+ पे खुद पे 1 यूनिट का चार्ज है, तो जितने H+ देगा मीडियम के अंदर उतना ही चार्ज भी ट्रांसफर करेगा। तो यहां पर ये मॉलिक्यूल 2 तरीके से चार्ज ट्रांसफर कर रहा है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर किसी रिएक्शन में कोई सब्सटेंस पार्टिसिपेट भी कर रहा है, मतलब रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन में, और साथ साथ मीडियम भी प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसका एन फैक्टर आप डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करोगे। फिर आप इस पूरी रिएक्शन को बैलेंस करोगे, और बैलेंस करने के बाद जो हमने अभी मेथड यूज किया, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज डिवाइडेड बाय क्या यूज करोगे? उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज करोगे। तो देखो इस रिएक्शन का नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज तो कितना होगा? वो तो 6 ही आएगा। ये 6 से 3, 6 का चेंज, ये -1 से 0, 1 का चेंज, तो 6 और 1 का एलसीएम तो हो गया 6। अब सबका एन फैक्टर निकालो, तो 6/1 6 इसका आ गया। इसका एन फैक्टर कितना आएगा? 6/14। इसका कितना आएगा? 6/2 दैट इज 3। इसका कितना आएगा? 6/3 दैट इज 2। इसका कितना आएगा? 6/2 दैट इज 3। इसका कितना आएगा? 6/7। तो ऑल्दो आप हर एक का निकाल सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है ये, जब एक सब्सटेंस मीडियम की तरह भी काम कर रहा है और रेडॉक्स रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तब आप इसी तरीके से इसका एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पे आप पॉइंट लिख देना, मैं इस चीज को तो उड़ा रहा हूं। दैट इज इफ अ सब्सटेंस act as medium as well as participates in redox reaction, then its n factor is calculated after balancing the reaction. इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उस केस में एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपने देख लिया, समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत रेयरली आपके काम में आएगा।
केस नंबर 7, 8 ये सब रेयर केसेस है जो कभी कभी आपको दिखाई देंगे, लेकिन उससे पहले के सारे केसेस क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपने जो सारे केसेस देखे, इन सब में आपको रेडॉक्स रिएक्शन मिल रही है, और उस रेडॉक्स रिएक्शन में हम एन फैक्टर कैलकुलेट करना सीखा। जरूरी नहीं है एन फैक्टर आप एक रेडॉक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन करो, नॉन रेडॉक्स रिएक्शंस के लिए भी हम एन फैक्टर निकाल सकते हैं। नॉन रेडॉक्स कैसे? एन फैक्टर के लिए चार्ज ट्रांसफर होना जरूरी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना जरूरी नहीं है। जैसे हमने बात की थी एसिड, एक एसिड जब एक H+ देता है तो वो 1 यूनिट का चार्ज ट्रांसफर करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, H2SO4 2H+ + SO4 2- बनाता है। अभी यहां पर सल्फर है +6 स्टेट में, यहां पर सल्फर है +6, हाइड्रोजन है +1, हाइड्रोजन है +1, यहां किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल H2SO4 का एन फैक्टर 2 है। क्यों? क्योंकि H2SO4 ने किसी और स्पीसी को ये 2 यूनिट का चार्ज किया होगा, ट्रांसफर किया होगा। तो एसिड्स, बेसेस वो भी नॉन रेडॉक्स की कैटेगरी में आते हैं। और एक और टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो आओ उनकी बात करते हैं। So because this is our last case, that is 9th, n factor for non-redox reactions। इसमें हमारे पास 2 तरह की रिएक्शन आ सकती है। एक तो आ सकती है डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसी? डबल डीकम्पोजिशन, है ना, बचपन में आपने सुना होगा डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मैं लूं MgCl2 और इसकी रिएक्शन करवा दूं NaNO3 से, तो आएगा 2NaNO3, क्या क्या बनाएगा? 2NaCl + MgNO3 होल ट्वाइस। तो यहां पर क्या हुआ है, इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज हुआ है। कैसे? Cl- Na+ के पास पहुंच गया, NO3- Mg के पास पहुंच गया। तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है कि इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। तो आप किसी के भी रिस्पेक्ट में बात कर सकते हो, चाहो Cl- के रिस्पेक्ट में बात कर लो, चाहो NO3- के में। बताओ इससे इस तक कितने क्लोरीन ट्रांसफर हुए? 2 क्लोरीन ट्रांसफर हुए। तो बेसिकली 2 यूनिट का चार्ज ट्रांसफर हो गया। कितने का ट्रांसफर हो गया? 2 यूनिट का चार्ज ट्रांसफर हुआ। या आप NO3- के रिस्पेक्ट में बात कर लो, यहां से यहां तक कितने नाइट्रेट आयन ट्रांसफर हुए? 2, है ना, 2 Cl की जगह 2 नाइट्रेट आ गए। देखो तो 2 यूनिट का चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो चार्ज ट्रांसफर कितना है? 2 यूनिट्स का। तो बस निकाल दो एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर कितना आएगा? 2/1, दैट इज 2। इसका एन फैक्टर कितना आएगा? 2/2, दैट इज 1। 2/2, दैट इज 1। 2/1, दैट इज 2। तो यहां कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ, यहां कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं है, यहां किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन स्टिल हम यहां पर एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट केस है, आपको हर कोई नहीं पढ़ाएगा, हर जगह नहीं मिलता है आपको ये, इसलिए आप इस पे ध्यान रखना। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन के लिए भी हम इस तरीके से एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है? सही है। तो फिर देखो अगला एग्जाम्पल, दोज आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के अंदर भी क्या होता है, आप एन फैक्टर निकाल सकते हो। कैसे? वहां पर भी चार्ज ट्रांसफर होता है। जैसे मैं रिएक्शन लिखूं, सपोज ये मेरे पास है, मान लो PbNO3 होल ट्वाइस, इसमें मैंने मान लो ऐड कर दिया कुछ NaCl। ठीक, जैसे आप रिएक्शन करवाओगे, या 2 NaCl चाहिए होगा आपको, PbCl2 का एक PPT बनेगा, दिस इज प्रेसिपिटेट, और साथ में बन जाएगा 2NaNO3। ठीक, तो अब फिर से वही हुआ है। हुआ क्या? आप कैसे भी देख लो, Na से Pb तक 2 Cl- ट्रांसफर हुए, 2 Cl- ट्रांसफर हुए, यानी 2 यूनिट का चार्ज ट्रांसफर हुआ। बस आपको सिर्फ चार्ज काउंट करना है। तो 2 यूनिट का चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो ये क्या बना लेगा? इसका एन फैक्टर 2/1, दैट इज 2। इसका एन फैक्टर 2/2, दैट इज 1।
इसका इन फैक्टर 2/1 दैट इज 2, और इसका इन फैक्टर भी कितना होगा 2/2 दैट इज 1 होगा। तो कभी कभी आपको ऐसे केसेस भी मिल सकता है जहां पर प्रेसिपिटेशन हो रहा होगा, और जब प्रेसिपिटेशन होता है तो हम एन फैक्टर हमेशा ऐसे ही निकालते हैं। आप तो देख लो कौन सा आयन ट्रांसफर हुआ है, उसके बेसिस पर आप ये पता कर सकते हो कि कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। मान लो Cl की जगह कोई दूसरा आंसर -2 चार्ज था, तो जब उसके 2 यूनिट ट्रांसफर होते, हाँ, तो 4 यूनिट का चार्ज ट्रांसफर होता, बस फिर 4/1 4/2 4/1 4/2, यहां से आप एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये था अलग अलग केसेस के अंदर एन फैक्टर कैलकुलेट करना। मैंने एक भी केस नहीं छोड़ा है, हर वैरायटी कवर की है। अब आपको जहां फोकस करना है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब ये जो भी कुछ भी सीखा है आपने, ये अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर काम में आएगा। बस नेक्स्ट क्लास हम लोग इक्विवेलेंट मास, नॉर्मेलिटी, ये सब डिफाइन करेंगे, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल पार्ट में पूरी तरह एंटर कर जाएंगे। वहां पे आप देखोगे अभी तक जो भी आपने सीखा है उन सबका एप्लीकेशन होगा। तो आपको फोकस करना है एसिड्स एंड बेसिस वाले केस पर। दूसरा, जो मैंने रिड्यूसिंग एजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वाले केसेस आपको करवाए थे, वो तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और आज जो मैंने आपको डिस्प्रपोर्शनेशन वाला केस करवाया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें ना सब काउंट हो गए, एक का बदल रहा है, 2 का बदल रहा है, एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है ना। तो बस आप ये 3 चीजों के ऊपर फोकस कर लो, आगे आपको इस चैप्टर में कहीं पर भी फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे, और हम डिफाइन करेंगे इक्विवेलेंट मास क्या होता है, कैसे हम इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करते हैं, और उससे रिलेटेड अलग अलग चीजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक बाय बाय।